हेलो एवरीवन, चलिए जो मॉक टेस्ट 2 हुआ था कल उसका डिस्कशन करेंगे। बहुत बच्चे 130 प्लस 135 प्लस इवन 140 भी रखे हैं, तो बाकी सब थोड़ा और तैयारी कीजिए। 10 दिन बचा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, पोष की रात किस प्रकार की कहानी है? यथार्थवादी, प्रकृतिवादी, राष्ट्रप्रेम संबंधी, मनोविश्लेषणात्मक। और सही उत्तर होगा यथार्थवादी। वास्तविकता पर आधारित है यह कहानी। नेक्स्ट, रजिया के पहनावे के बारे में असंगत तथ्य बताइए। कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन, पैरों में चांदी की जंजीर। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? पैरों में चांदी की जंजीर। वो जंजीर नहीं पहनी थी, गौड़ाई पहनी थी, ठीक है। पैरों में चांदी की गौड़ाई। किसकी कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता बजट की वक्तृता थी? लॉर्ड रिपन, महारानी विक्टोरिया, लॉर्ड स्मिथ, लॉर्ड कर्जन। तो ये बनाम लॉर्ड कर्जन से क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कर्जन की जो अंतिम वक्तृता थी, ठीक है, वो बालक शिव शंभू शर्मा कहते हैं कि वो उनकी कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता थी। ताज कविता के अनुसार किसका अमर व अपार्थिव पूजन किया जा रहा है? ताज, मरण, मृत्यु, साम्राज्ञी। सही उत्तर है मृत्यु। यहाँ पर मरण में इसीलिए दी हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि मरण भी सही होगा, नहीं। मरण अलग बात है। अगर कविता में मृत्यु लिखा है तो मृत्यु ही सही होगा, ठीक है। मृत्यु का मतलब, मरण का मतलब एक होने से मरण उत्तर नहीं बनेगा, मृत्यु उत्तर होगा। पिसाई करके या घास छिलकर कौन शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी? बुधिया, मजदूरनी, सलोनी काकी, गोदड़ की बहू। तो सही उत्तर बुधिया है। और ये कफन कहानी से क्वेश्चन है, ठीक है। घने जंगल को देखते ही जी में क्या होती थी? उमंग, घबराहट, दहशत, जिज्ञासा। यहाँ पर सही होगा दहशत, ठीक है। और लगता है कि घने जंगल को देखकर घबराहट होती थी, लेकिन नहीं, दहशत होती थी, ठीक है। अष्टावक्र की आवाज को कैसा स्वर बोला गया है? द्वित्व, प्लुत, शुद्ध, एकल। सही उत्तर है प्लुत स्वर वहां पर कहा गया है। अगर अष्टावक्र पढ़ेंगे तो वहां पर प्लुत शब्द जो है लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि वो जब भी बोलता था तो वो तिगुना समय ज्यादा लेता था, इसीलिए प्लुत स्वर कहा गया है। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही किसका मन विद्रोह करने लगता था? महादेवी वर्मा, महात्मा गांधी, अमरकांत, समरकांत। सही उत्तर है महादेवी वर्मा। ये गौरा से क्वेश्चन है। युद्ध के बाद किनका नाम सम्मान से लिया जाता है? जो रण क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं, जो शहीद होते हैं, जिनके पुत्र देश के लिए बलिदान देते हैं, जो सोनित बहाकर देश के लिए मर मिटते हैं। यहाँ पर सही उत्तर यही होगा कि जिनके पुत्र देश के लिए बलिदान देते हैं। जो मर जाते हैं या फिर जो बलिदान देते हैं, जो शहीद होते हैं, उनका नाम नहीं लिया जाता है, ठीक है। कुरुक्षेत्र में लिखा है किनका नाम सम्मान से लिया जाता है? जिनके पुत्र बलिदान देते हैं, ठीक है, यानी कि उन अभागिन माओं के, और जिनके सिंदूर लूट जाते हैं, यानी कि वो विधवा पत्नियों के, ठीक है, उनके नाम सम्मान से लिया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? जिनके पुत्र देश के लिए बलिदान देते हैं। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? प्रतिलेख, सस्वर वाचन, कविता पाठ, शुद्ध उच्चारण। तो सही है यहाँ पर प्रतिलेख, क्योंकि प्रतिलेख जो है बोलने के कौशल के विकास से संबंधित नहीं है, ये लिखने के कौशल के विकास से संबंधित है, ठीक है। प्रतिलेख यानी जब किसी बुक से या फिर किसी पेपर से देख देख कर बच्चा लिखता है, उसको कहा जाता है प्रतिलेख। भाववाचक संज्ञा चुनिए। मधु, मधुर, माधुरी, माधुर्य। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा माधुर्य, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। वित्त, यात्री, बंधु, पर्दा। ये क्वेश्चन मैं एक बुक से ली थी जहां पर ये लिखा गया था कि यात्री जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है, और वित्त पुल्लिंग है। वित्त का मतलब संपत्ति है, संपत्ति स्त्रीलिंग है, लेकिन संपत्ति और वित्त दोनों अलग शब्द है। हालांकि अर्थ एक है लेकिन शब्द तो अलग है ना। तो बहुत लोग यहाँ पर वित्त को स्त्रीलिंग बताए हैं। अगर आपको लगता है कि वित्त का अर्थ संपत्ति है, उस हिसाब से स्त्रीलिंग है, तो गलत है। लेकिन फिर भी अगर आपने कहीं पर पढ़ा है कि वित्त जो है स्त्रीलिंग है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है।
भाड़ा का बहुवचन, भाड़ा, भाड़ाएं, भाड़े, भाड़ाओं। तो भाड़ा का बहुवचन होता है भाड़े। कारक चिन्हों को संज्ञा से डैश लिखा जाता है, ऊपर नीचे हटाकर लगाकर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कारक चिन्हों को संज्ञा से हटाकर लिखा जाता है। संज्ञा यानी सपोज राम, राम ने खाया, ठीक है। यहाँ पर ने जो है चिन्ह है, ठीक है, कारक चिन्ह है, लेकिन ने को हम राम के साथ मिलाकर लिखते हैं क्या? नहीं, राम से हटाकर, यानी कि राम और ने के बीच स्पेस रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर पूछा जाता कारक चिन्हों को सर्वनाम से डैश लिखा जाता है, तो यह होता कि लगाकर, ठीक है। जैसे कि आपने, आप यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है, और ने आपके साथ लगा कर लिखते हैं, ठीक है। तो आप सर्वनाम के साथ जो कारक चिन्ह होते हैं वो लगाकर लिखा जाता है, और ये जो संज्ञा के साथ हटाकर लिखा जाता है, ठीक है। हे अगम चेतना डैश घाटी, सही परसर्ग चुनकर लिखिए। के, की, का, को। यहाँ पर घाटी जो है स्त्रीलिंग है, तो उस हिसाब से क्या होगा? हे अगम चेतना की घाटी। सूरज पूरब दिशा से निकलता है, कारक पहचानिए। अपादान, अधिकरण, कर्मकरण। तो यहाँ पर क्या होगा? अपादान, ठीक है। जैसे कि उत्पत्ति के अर्थ में, ठीक है, किसी चीज से अगर हम कोई और चीज उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है? वो अपादान होता है। सूरज पूरब दिशा से निकलता है, क्या वो दिन भर पूरब दिशा में ही रहता है? नहीं, वो वहां से अलग हटता है, ठीक है। मतलब वो वहां से, मतलब निकल कर वो अलग रहता है, ठीक है। तो या तो आप ये भी कह सकते हैं कि अलगाव वहां से हो रहा है, ठीक है, पूरब दिशा से वो अलग हो रहा है। या फिर उत्पत्ति के अर्थ में भी आप ले सकते हैं कि सूरज पूरब दिशा से निकलता है, ये क्या है? अपादान कारक है, ठीक है। अधिकरण कारक नहीं होगा, बहुत लोग यहाँ पर अधिकरण कारक किए हैं। यहाँ पर मैं भी नहीं है और पर भी नहीं है, तो अधिकरण कारक कैसे होगा? और ठीक है, और कोई स्थान या फिर काल की बात भी तो नहीं है, तो उस हिसाब से अधिकरण कारक नहीं होगा। सूरज पूरब दिशा से निकलता है, ये अपादान कारक होगा। सागर में लहरें उठती हैं, कारक पहचानिए। अपादान, कर्ता, अधिकरण, संबंध। तो यहाँ पर मैं है, तो मैं को देखकर आप लोग कर सकते हैं अधिकरण कारक। किसके नेत्रों को शरद के कमल के साथ तुलना किया गया है? श्री राम, रजिया, कृष्ण, रेणुकांत। सही उत्तर है श्री राम। ये क्वेश्चन भरत महिमा से है। सबसे पहले किसका उदय भारतवर्ष में हुआ था? भारतवर्ष कविता से क्वेश्चन है। धर्म, शांति, ज्ञान, त्याग। जिसका सही उत्तर होगा ज्ञान। क्वींस कॉलेज कहाँ पर था? हरिद्वार, गोरखपुर, लखनऊ, काशी। सही उत्तर है काशी। ये कर्मभूमि से क्वेश्चन है। ध्यान तथा आराधना पर किसकी अनुरक्ति थी? विशाल देव, बररुचि, मधुपाल, विष्णुगुप्त। सही उत्तर है विशाल देव, ठीक है। गुरु रत्नांबर कहते हैं कि विशाल देव का जो है ध्यान और आराधना पर अनुरक्ति है, इसीलिए उसको कुमारगिरी के पास भेजा था गुरु रत्नांबर ने। बंटी किस फाटक पर झूल रहा था? लकड़ी, टीन, लोहे, डंठल। सही उत्तर है लोहे। डंठल के कपाट आपको कहाँ मिलेगा? पुरस्कार कहानी में, ठीक है। तू इसी पर आज अपने डैश का अवधान कर ले। मन, हृदय, चित्त, प्राण। सही उत्तर है चित्त। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। नभ में तूफान उठने पर क्या हुआ? सब चांद और तारे छिप गए, कठिन आतंक छा गया, सारे दीप बुझ गए, आशाएं बुझ गई। अगर यहाँ पे होता ना कि नभ में घटा उठने पर क्या हुआ, तो होता कि सब चांद और तारे छिप गए। और यहाँ पर पूछा क्या गया है कि नभ में तूफान उठने पर क्या हुआ, तो सही उत्तर क्या होगा? सारे दीप बुझ गए। लक्ष्मीबाई की तलवारों के बार देखकर कौन पुलकित होते थे? यानी कि खुश होते थे, हर्षित होते थे, ठीक है। मराठे, बिहारी, गुजराती, फिरंगी। तो सही उत्तर होगा क्या? मराठे, मराठी लोग। हिमाद्री के ऊंचे शिखर से कौन भारतवासियों को ललकार रही थी? शारदा, वाणी, दुर्गा, भारती। सही उत्तर होगा भारती। प्रथम रश्मि कविता किस काव्य संकलन में संकलित है? वीणा, पल्लव, युगांत, युगधारा। सही उत्तर है वीणा। किसको हम सबका कुश्चित चित्र बना दे रहे हैं? दानव, देव, मानव, सब। सही उत्तर है मानव, ठीक है। जीवित जन को हम कैसा बना दे रहे हैं? कुश्चित चित्र बना दे रहे हैं, और मृत्यु की पूजा कर रहे हैं।
मनोज शंकर के पिता कितने साल पहले मरे थे? 5, 20, 10, 30। सही उत्तर है 10। जब मनोज शंकर को 12 साल हुआ था। ठीक है। किनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है? भरत, राम, निषादराज, केवट। भरत महिमा से क्वेश्चन है। भरत जी के बारे में, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य किस स्थान का है? गांधार नरेश का दरबार, कुसुमपुर का उपवन, तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, सिंधु का किनारा। बाकी सारे अंक के बाकी जितने भी दृश्य हैं वो चाहे इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन प्रथम अंक का प्रथम दृश्य जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि नाटक वहीं से शुरू होता है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तक्षशिला के गुरुकुल का मठ। किस सोपान में शिक्षक विषय का नाम श्यामपट्ट पर लिखता है? प्रयोग, स्पष्टीकरण, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन। सही उत्तर है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में शिक्षक क्या करते हैं? हम क्या पढ़ेंगे आज, कौन सा विषय पढ़ेंगे, इस विषय का उद्देश्य क्या है, ये बताते हैं बच्चों को, और श्यामपट्ट पर जो टॉपिक होता है उसका नाम लिखते हैं। द्रोहाग्नि का मूल किसमें नहीं होता है? विश्व मानव के निर्द्वेष हृदय में, विषैली व्यक्तियों के सांसों में, नारियों में, हर एक मनुष्य के हृदय में। ये भीष्म कहते हैं। ठीक है, किससे? युधिष्ठिर से, कि जो द्रोहाग्नि होता है ना, मतलब ये जो ईर्ष्या की जो एक अग्नि, वो किसमें नहीं होती है? उस ईर्ष्या का जो मूल किसमें नहीं होता है? विश्व मानव के निर्द्वेष हृदय में। यहाँ पर देखिए लिखा है कि निर्द्वेष हृदय, यानी कि द्वेषहीन हृदय, यानी कि जिस हृदय में कुछ मलिनता नहीं है, कोई भी द्वेष नहीं है, तो उस प्रकार के हृदय में कैसे होगा ईर्ष्या का अग्नि, है ना? तो सही उत्तर यही है कि द्रोहाग्नि का मूल किसमें नहीं होता है? विद्रोह की अग्नि, उसका मूल, उसका जड़ किसमें नहीं होता है? विश्व मानव के निर्द्वेष हृदय में। ठीक है, कोई भी नहीं चाहता कि हम युद्ध करें, लड़ाई करें, लेकिन ये जो द्रोहाग्नि है इसका मूल किसमें होता है? विषैली व्यक्तियों के सांसों में। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि द्रोहाग्नि का मूल किसमें होता है, ठीक है, तो उत्तर क्या होता? विषैली व्यक्तियों के सांसों में। मतलब कुछ ही समाज में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि विषैली हैं, उन्हीं के सांसों में होता है विद्रोह की अग्नि। बाकी जो विश्व के जो मानव है ना, बाकी जो भी लोग हैं, उनके द्वेषहीन हृदय में विद्रोह की अग्नि नहीं होता है। मजदूरनी का तन कैसा था? श्याम, सफेद, गोरा, पीला। सही उत्तर है श्याम। वहां पर इतना कुछ है नहीं तोड़ती पत्थर कविता में, बस एक तो है पूंजीवादियों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आर्थिक विषमता है, तो उस हिसाब से मजदूरनी का जो वर्णन है ना वहां पर, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि कहीं उससे भी कोई क्वेश्चन आ सके। शिक्षालयों में किसको घुसने नहीं दिया जाता? गर्मी, दया, निष्ठा, नरमी। जो अच्छे से पढ़ा होगा ना कर्मभूमि उपन्यास, उसको ये लाइन बहुत अच्छे से याद होगी। सही उत्तर है नरमी। कर्मभूमि उपन्यास जब शुरू होता है ना, आई थिंक फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको ये लाइन मिल जाएगा। मनुष्य जीवन किसके समान नष्ट हो जाता है? सूर्य, चंद्र, तारा, नक्षत्र। सही उत्तर है तारा। कबीर के दोहे से क्वेश्चन है। ठीक है, कुम्हार किसको रौंद रहा था? ये तो बहुत ही इजी था। उत्तर क्या है? माटी, माटी को रौंद रहा था। कबीर के अनुसार कुंभ के बाहर जो जल है वो किसका प्रतीक है? कबीर क्या कहते हैं कि कुंभ क्या है? एक हमारा शरीर है। ठीक है, कुंभ को मतलब हमारे शरीर को कुंभ के साथ तुलना किए हैं। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, ठीक है, उसको वो कुंभ के अंदर जो जल है उसके साथ तुलना किए हैं। और कुंभ के बाहर जो जल है उसको, हम जब मर जाते हैं ना तो हमारी आत्मा किसके साथ मिल जाती है? परमात्मा के साथ। उस परमात्मा के साथ कुंभ के बाहर जो जल है उसको तुलना किए हैं कबीर। तो सही उत्तर क्या होगा? परमात्मा। कौन पूरे वन में कस्तूरी ढूंढता फिरता है? उत्तर है हिरन। कबीर कहते हैं कि हिरन की नाभि में ही कस्तूरी रहता है, लेकिन फिर भी वो उसको जान नहीं पाता है। ठीक है, उससे अनजान होकर वो पूरे वन में कस्तूरी ढूंढता फिरता है। माली आवत देखकर डैश करे पुकारी। यहाँ पर बहुत लोगों को कलीन भी लगेगा, किसी को कली भी लगेगा, लेकिन सही उत्तर है कलियन। ठीक है, अच्छे से देखकर जाइएगा जो भी शब्द लिखे हैं। पिताजी कमरे से बाहर आ गए, कारक पहचानिए। यहाँ पर देखिए पिताजी कमरे से बाहर आ गए, मतलब वो कमरे से अलग हो गए। ठीक है,
अब वहाँ पर कमरे में नहीं है, कमरे से बाहर वो अलग हो गए, कमरे से अलग हो चुके हैं, तो क्या होगा? अपादान। इनमें से गुणवाचक विशेषण है। 4 जो है संख्यावाचक है, ठीक है। अनेक क्या है? इसको आप संख्यावाचक में लेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक में। मीठा क्या है? यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। सोना क्रिया का प्रेरणार्थक रूप क्या है? सोना का क्या होगा? सुलाना, सुलवाना। नेक्स्ट पूछा है सकर्मक क्रिया। तो कूदना, क्या कूदना? कुछ भी नहीं कूदना। क्या सोना? कुछ नहीं सोना। क्या उड़ना? कुछ नहीं उड़ना, ठीक है। क्या खाना? कुछ भी खाना। कुछ है जो कि खाना है, कुछ है जो कि खाया जा रहा है, ठीक है। तो खाना क्या होगा? सकर्मक क्रिया। मैंने रोटी खा ली है, यहाँ पर खा ली कैसी क्रिया है? यह संयुक्त क्रिया है, ठीक है। खा ली, खा सकना, उड़ सकना, ये सब क्या होगा? संयुक्त क्रिया। शिक्षक ने छात्रों को गणित पढ़ाया, इस वाक्य में पढ़ाया क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? यहाँ पर पढ़ाया क्या होगा? द्विकर्मक होगा, ठीक है। क्योंकि एक कर्म तो छात्र है और दूसरा कर्म क्या है? गणित है। तो इस प्रकार पढ़ाया जो क्रिया है ये द्विकर्मक होगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि द्विकर्मक जो है सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बस सकर्मक या कर्मक है। तो जिस किसी का भी इसमें मार्क कटा होगा 1 मार्क, वो अपने अपने मार्क में 1 नंबर जोड़ दीजिएगा, ठीक है, ग्रेस मार्क ले लीजिए। खुशी का विलोम, पिक्चर है ना, कभी खुशी कभी गम। तो खुशी का विलोम क्या है? गम है, ठीक है। सुख होता तो सुख का विलोम दुख होता, खुशी का गम होता है। युद्ध का विलोम, युद्ध का विलोम होता है शांति। अगम का पर्यायवाची, अगम का पर्यायवाची दुर्गम होता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि अगम का विलोम है दुर्गम, लेकिन नहीं, अगम का मतलब ही है दुर्गम, ठीक है। उपसर्ग युक्त शब्द है। रोजगार, रोजाना, हर रोज, रोज। यहाँ पर हर रोज में हर उपसर्ग लगा है, इसीलिए हर रोज क्या है? उपसर्ग युक्त शब्द है। माधुर्य प्रयुक्त प्रत्यय चुनिए। माधुर्य कैसे बनता है? मधुर में अगर य जोड़ेंगे तो बनता है माधुर्य, तो उस हिसाब से प्रत्यय क्या है यहाँ पर? य। साधु का स्त्रीलिंग क्या है? अगर बहुवचन पूछता तो साधु का साधु होता, लेकिन साधु का स्त्रीलिंग क्या है? साध्वी। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है, ठीक है। यह में चंद्र बिंदु होगा। मेरा फोन खराब है, इसलिए मेरे मेरे कीबोर्ड पर पता नहीं चंद्र बिंदु दिखता नहीं है, कभी भी चांद नहीं दिखता है कभी भी, तो इसीलिए अनुस्वार हुआ है। लेकिन चिड़िया का बहुवचन क्या है? चिड़िया, ठीक है। कौन हमारे सद्गुणों को तराशते हुए हमें सार्थक बना देता है? सही उत्तर है सज्जन। ये जो है ना कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, वहां से ये क्वेश्चन है, ठीक है। जिस तरह से सूप क्या करता है? जो अनाज को रख लेता है और थोथा को उड़ा देता है ना, उसी प्रकार सज्जन क्या करता है? हमारे जो सद्गुण है उनको तराशते हुए, मतलब उनको सिर्फ रखते हुए, जो बदगुण होते हैं ना उन्हें वो दूर कर देता है। पंडा और पुजारी के घर पर माया किसके रूप में बैठी होती है? मूर्ति, पत्थर, देव, मायाविनी। सही उत्तर है मूर्ति, मूर्त बन के बैठी होती है, ठीक है। किनके वियोग में पशु व्याकुल हो रहे थे? राम, भरत, कृष्ण, सुमंत्र। सही उत्तर है सुमंत्र। मैं तो इसलिए ये क्वेश्चन डाली थी, सोची थी कि ये क्या है, केवट प्रसंग का क्वेश्चन है, लेकिन कोई कोई ये भी सोचते हैं कि ये केवट प्रसंग से नहीं है, तो अगर नहीं है तो अच्छी बात है, सिलेबस के बाहर है क्वेश्चन, तो इसका भी ग्रेस मार्क आप लोग ले लीजिए। सिलेबस से बाहर अगर है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। किसके तीर मारने पर भी बिना चरण पखारे केवट राम जी को गंगा पार नहीं करना चाहते थे? भरत, लक्ष्मण, राम, निषाद। सही उत्तर है लक्ष्मण। केवट जी बोल रहे थे कि चाहे लक्ष्मण जी उन्हें तीर भी क्यों ना मार दे, लेकिन बिना चरण पखारे, बिना चरण को धोए वो राम जी को गंगा पार नहीं कराएंगे। किसका नाम एक बार स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं? श्री राम, भरत, सीता, शत्रुघ्न। सही उत्तर है श्री राम।
आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा लिखे हैं विष्णु प्रभाकर। जो 140 रखे हैं ना, वो मैं उनकी कॉपी देख रही थी कि जो भी टॉपिक कंटेंट से जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन सही है, और जो पेडागोजी के बस 2-3 वो गलत किए थे, और ये कवि परिचय वाले क्वेश्चन उनका गलत हुआ था। तो चलेगा, कोई बात नहीं, कवि परिचय ना पढ़ने से भी क्या होता है, इतना ज़्यादा आएगा नहीं कवि परिचय क्वेश्चन से। 2-4 अगर स्किप कर भी देते हैं तो भी सही है, लेकिन उसको स्किप करने के लिए आपको कंटेंट का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर बाकी सारे सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पता है तो ये कवि परिचय का क्वेश्चन, पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन स्किप करने से भी मार्क आ जाएंगे। रिजु का भाववाचक संज्ञा, रिजु का भाववाचक संज्ञा होता है रिजुता। युवा, युवा जोड़ अन, युवा में अगर अन जोड़ेंगे तो वो बनेगा यौवन। पुरुष में अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पौरुष बनेगा। ठीक है, पुरुष में अ प्रत्यय लगाएंगे। अगर पूछा जाए पौरुष, पौरुष में कौन सा प्रत्यय लगा है तो क्या बनेगा? उत्तर अ बनेगा। ठीक है, पुरुष में अगर अ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पौरुष। केंचुआ का लिंग पूछा है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। केंचुआ होता है पुल्लिंग। ठीक है, ये हमेशा पुल्लिंग में रहता है। अनाज का बहुवचन, अनाज का बहुवचन होता है वही अनाज। ठीक है, अनाजें। जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, हमें हर एक चीज़ का साधु पूछ दे बहुवचन, हमें लगता है साधुएं। गुरु पूछ दे गुरुएं। मतलब एग्जाम में बैठते हैं ना तो हर एक चीज़ का हमें बहुवचन नजर आने लगता है। कुछ चीज़ों का बहुवचन होता नहीं है, तब भी हमें लगता है कि हाँ इसका बहुवचन यही होगा। ठीक है, अनाज का भी कैसा लगता है कि अनाजें होगा, अनाजों होगा। ठीक है, लेकिन होता नहीं है। अनाज का बहुवचन क्या होगा? अनाज ही होगा। झील का स्त्रीलिंग पूछा है, झील का स्त्रीलिंग होता है झीलें। अनुरोध करने के अर्थ में कर्मकारक में कौन सी विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होता है? बेसिकली हमको पता क्या है कि कर्मकारक का चिन्ह क्या है? को। लेकिन जब हम किसी को अनुरोध करते हैं ना किसी से, तो हम वहाँ पर को के जगह क्या लगाते हैं? से लगाते हैं। ठीक है, अनुरोध करने के अर्थ में कर्म कारक में से विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होता है। कर्ता के बाद कौन सा चिन्ह लगने से क्रिया पर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? देखिए, सपोज क्या है, बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल ये है कि राम रोटी खाया। ठीक है, राम रोटी खाया। यहाँ पर राम के हिसाब से खाया लगा है, लेकिन वहीं पर अगर हम लगा देना राम ने रोटी खाया, ये गलत है। सही क्या होता है? राम ने रोटी खाई। क्योंकि राम के पास हम ने लगाए हैं ना, इसीलिए अब राम का कोई मतलब नहीं है वाक्य में, अब मतलब है रोटी की। ठीक है, तो रोटी के अनुसार क्या होगा? खाई। राम ने रोटी खाई। तो जब ने लगा देते हैं कर्ता के बाद, तो वहां पर क्रिया पर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब कर्ता के बाद ने लगाते हैं तो क्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? कर्म का। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? कर्ता के बाद ने चिन्ह लगने से क्रिया पर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? कफन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कफन है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो इस हिसाब से याद रखिएगा कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन। हाथी का पर्यायवाची कुंजर होता है, और जो ये बनिस्बत है ना, बनिस्बत का मतलब है अपेक्षा। ठीक है, इंतजार। तो हाथी का पर्यायवाची क्या है? कुंजर। बाल मुकुंद गुप्त जी कौन सी पत्रिका के संपादक थे? कोहिनूर, भारत मित्र, हिंदी बंगवासी, ये तीनों का ही वो संपादक थे। आचार्य शुक्ल जी के निबंध संग्रह चिंतामणि में कितने प्रकार के निबंध होते हैं? सही उत्तर है 2। एक तो है कि मनोविकार संबंधी निबंध। ठीक है, और दूसरे किस प्रकार के निबंध है? साहित्यिक निबंध है। कौन सा आचार्य शुक्ल जी का निबंध नहीं है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वो मनोविकार संबंधी निबंध लिख रहे थे, तो देखिए करुणा, क्रोध, घृणा, ये तीनों ही मनोविकार हैं। ठीक है, तो ऐसे भी तुक्का भी लगा सकते थे आप। तो ये तीनों मनोविकार संबंधी निबंध है जिनको आचार्य शुक्ल ने लिखा था। मानव जो है आचार्य शुक्ल का निबंध नहीं है।
अशोक के फूल कैसे झूम रहे थे? मस्ती से, दुख से, उदास से, चिंता से? सही उत्तर है मस्ती से। भोलाराम के पेंशन के लिए नारद कितने बाबुओं के पास गए थे? प से क्या होता है पेंशन, और प से क्या है 25 से 30। ठीक है, प से पेंशन, प से 25। समरकांत कहाँ के व्यापारी थे? समरकांत जहाँ रहते थे वहीं के व्यापारी थे। वो कहाँ रहते थे? काशी में रहते थे। जानती हो जीवन का सुख क्या है? किसने चित्रलेखा से पूछा था? ये पूछा था विजयगुप्त ने। बंटी ने अपने हाथों से शकुन के लिए क्या बनाया था? उत्तर है शिकंजी। घीसू और माधव रोते हुए किसके पास गए थे? उत्तर है जमींदार। कफन के लिए पैसे चाहिए थे और उसके लिए रोते रोते घीसू और माधव किसके पास गए थे? जमींदार के पास। ठीक है, यहाँ पर मुखिया भी सेम लगता है, ठाकुर भी सेम लगता है, लेकिन सही उत्तर क्या होगा? जमींदार। पुरस्कार किस प्रकार की कहानी है? मनोविश्लेषणात्मक तो नहीं है, सामाजिक भी नहीं कह सकते, काल्पनिक भी नहीं है। ये एक आदर्शवादी कहानी है क्योंकि यहाँ पर मधुलिका का आदर्श को स्थापित किया गया है। ठीक है, किस प्रकार वो अपने व्यक्तिगत प्रेम के सामने राष्ट्र प्रेम को पहले रख रही है उसी को दिखाया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में आदर्शवादी ना हो, ठीक है, और ऐतिहासिक हो, तो आप लोग ऐतिहासिक भी कर सकते हैं अगर आदर्शवादी ना हो। और ये दोनों ही होंगे ऐसा नहीं हो सकता। चार ऑप्शन में से आदर्शवादी भी हो ऐतिहासिक भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। जाभा, सुमात्रा आदि द्वीपों का वाणिज्य किसके अधिकार में था? उत्तर है बुधगुप्त। चंपा कहती है बुधगुप्त से, ठीक है, कि अभी तो सभी द्वीपों का वाणिज्य तुम्हारे ही अधिकार में है। धीमी गर्वीली गति किसकी थी? पशुराज, नागराज, आदमी, शिकारी? सही उत्तर है पशुराज। पशुराज की गति थी धीमी गर्वीली। तत्सत कहानी से क्वेश्चन है। वह है, यहाँ पर वह किसके लिए लिखा गया है? तत्सत कहानी में एंडिंग में है। ठीक है, वह है, तो यहाँ पर वन के लिए लिखा गया है वह। पर इनसे जो आंसू बहते सदैव डैश वे कैसे सहते? सदैव हृदय। पर इनसे जो आंसू बहते सदैव हृदय वे कैसे सहते? यशोधरा से क्वेश्चन है। बिल्ली कब उलट पड़ी थी? प्रायश्चित से क्वेश्चन है। बिल्ली तो मरी नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ पर उलट पड़ी थी यही लिखी हूँ, क्योंकि बिल्ली बस उलट गई थी। तो टाइम क्या था? सुबह 7 बजे। मिलावट साबित करने वालों को कितने रुपयों का इनाम दिया जाता था? उत्तर होगा 100। ठीक है, जो साइन बोर्ड थे वहां पर लिखा ये गया था कि मिलावट साबित करने पर 100 रुपयों का नगद इनाम दिया जाएगा। एक तो बज गया है, खाओगे नहीं? किसने कहा? सुनंदा, कालिंदी चरण, कालिंदी के मित्र, खुफिया पुलिस? ये कहा था सुनंदा ने। किससे? कालिंदी चरण से। उषा प्रियंवदा किस युग के कहानीकार हैं? उत्तर है प्रगतिवाद। प्रगतिवादी कहानीकार थे उषा प्रियंवदा। गजाधर बाबू स्वभाव से कैसे थे? गजाधर बाबू स्वभाव से स्नेही थे और वे स्नेह के आकांक्षी भी थे। ठीक है, वो सबको स्नेह कर रहे थे और सभी से वो स्नेह चाहते भी थे। जब सामनाथ माँ के पास गए तब माँ क्या कर रही थी? वो माला जप रही थी। प्रस्तुतिकरण सोपान में सबसे पहला कार्य कौन सा होता है? जब आप प्रस्तुति उद्देश्य कथन हो जाएगा, उसके बाद आप प्रस्तुतिकरण सोपान में एंट्री करेंगे। सबसे पहले होता क्या है? आदर्श वाचन। ठीक है, शिक्षक बुक लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद होता है अनुकरण वाचन। परीक्षण प्रश्न कब पूछे जाते हैं? ये पूछे जाते हैं पुनरावृत्ति सोपान में। जब प्रस्तुतिकरण खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद पुनरावृत्ति होगा तो वहां पर सारांश कथन किया जाता है और उसके बाद परीक्षण मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। रस की अनुभूति किस पाठ से मिलता है? पद्य पाठ से। गद्य को हम सीधा सीधा पढ़ लेते हैं, व्याकरण में नियम सीखते हैं, लेकिन जब हम पद्य पढ़ते हैं तो उसका भाव को ग्रहण करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। ठीक है, रस की अनुभूति किस पाठ से मिलता है? पद्य पाठ से।
किस विधि के द्वारा ज्ञान स्थायी एवं उपयोगी होता है? सही उत्तर है आगमन। कुछ बच्चे प्रत्यक्ष किए थे। प्रत्यक्ष में होता क्या है, अगर सपोज आप किसी को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं ना, जिसको इंग्लिश नहीं आती, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इंग्लिश में ही बातें करेंगे, ठीक है। बस इंग्लिश टू इंग्लिश बोलेंगे, वो उसी को सुनते हुए डायरेक्टली इंग्लिश सीखेगा, उसको कहेंगे हम प्रत्यक्ष विधि। इसके द्वारा ज्ञान स्थायी नहीं होता है, ठीक है, बहुत कठिन है। किस विधि के द्वारा ज्ञान स्थायी एवं उपयोगी होता है? आगमन विधि के द्वारा। जब बच्चे के पास बहुत सारे उदाहरण रहते हैं, उसके बाद उन उदाहरणों से एक छोटा सा नियम निकलता है, वो बच्चे के लिए स्थायी होता है, उपयोगी होता है, ठीक है। किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है? आगमन विधि में विशिष्ट, पहले तो बहुत सारे विशिष्ट स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दिया जाता है, उसके बाद जनरल रूल बताया जाता है। तो होता क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र का प्रयोग आगमन विधि में होता है। जयशंकर प्रसाद जी के कौन सी रचना से छायावाद का वास्तविक आरंभ हुआ? झरना। रजनीकांत के पिता का नाम क्या था? रजनीकांत के जो पिता थे उनका नाम था रमापति सिंह, ठीक है। और रमानाथ कौन था वहां पर? हरनंदन सिंह का बेटा था। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने कितने पात्र हैं? 12। आषाढ़ का एक दिन नाटक अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो पेज होगा ना, वहां पर उस नाटक के पात्रों का नाम लिखा होगा, तो गिन लीजिएगा, 12 होंगे। भाषा का सही प्रयोग करने के लिए किसको जानना आवश्यक है? हम वर्ण सीख सकते हैं, शब्द सीख सकते हैं, वाक्य भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या उनका सही प्रयोग हम बिना नियम जाने कर सकते हैं? नहीं। हर चीज का जो भाषा का सही प्रयोग करने के लिए व्याकरण के नियमों को जानना आवश्यक होता है। ह्रस्व स्वर और उनकी मात्रा का उच्चारण कैसा होता है? लघु होता है। लघु यानी कि ह्रस्व स्वर जब हम उच्चारण करते हैं ना, तो कम समय लगता है, इसीलिए उनका उच्चारण क्या है? लघु है। अगर ज्यादा समय लेता दीर्घ स्वर तो होता वहां पर गुरु, ठीक है। स किस प्रकार की ध्वनि है? ये होता है वत्स्य। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एक लौता है वत्स्य ध्वनि की, ठीक है। पढ़ाई के मामले में महादेवी जी से आगे कौन थी? महादेव, श्यामा, ग्वाला, सहाना। गौरा चैप्टर से क्वेश्चन है और वहां पर किसके बारे में बताया गया है? एक तो है ग्वाला, फिर गौरा और महादेवी वर्मा और एक श्यामा। तो इनमें से पढ़ाई के मामले में आगे कौन हो सकती है? ऑब्वियसली श्यामा, ठीक है, उनकी बहन। सही उत्तर क्या है? श्यामा। माँ के साथ रहकर रजिया क्या सीखी? वो चूड़ियां पहनाने की कला सीख गई थी। किस तरह से चूड़ियां पहना जाएंगे, ठीक है, वो सीख गई थी। अष्टावक्र के पिता को मरे कितने साल हुए थे? 30 साल हुए थे। बिहारी लाल किस राजा के सभा पंडित थे? राजा जय सिंह के, ठीक है। बिहारी लाल राजा जय सिंह के सभा पंडित थे। विजय दुख है, यह किसका कथन है? कुरुक्षेत्र में अगर युद्ध निष्फल है, युद्ध विफल है, विजय दुख है, मतलब इस प्रकार के प्रायश्चित करने वाले बातें अगर पूछे जाते हैं ना कि ये किसका कथन है, तो वो जरूर युधिष्ठिर ही बोले होंगे। भीष्म ऐसे बातें नहीं करते थे, वो तो एक मतलब वीर योद्धा जैसे बातें कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में भीष्म जी, ठीक है। तो अगर हारा हुआ इंसान की तरह कोई कथन पूछा जाए ना कि किसका कथन है कुरुक्षेत्र में, तो उत्तर क्या होगा? युधिष्ठिर। किस कविता के अनुसार रक्त की 2 बूंद गिरने पर एक दुनिया डूब जाती है? सही उत्तर है पथ की पहचान। मैंने बहुत सारे वेबसाइट देखे हैं जिनमें ना पथ की पहचान कविता के 2 पैराग्राफ नहीं दिए गए हैं, तो ध्यान रखिए आपके पास पूरी कविता है या फिर आधा अधूरा है, देख लीजिएगा। पथ की पहचान कविता में किसकी अनोखी सीख का सम्मान करने के लिए कहा गया है? पथ की पहचान कविता में कंटक यानी कांटा,
कंटक की अनोखी सीख का सम्मान करने के लिए कहा गया है। मुकुल और त्रिधारा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में ना ये दोनों इम्पोर्टेंट है, मुकुल त्रिधारा। और झांसी की रानी तो है ही सिलेबस में। और भी एक पूछा जाता है, वीरों का कैसा हो बसंत, शायद इस प्रकार का कुछ है, वो भी एक इम्पोर्टेंट है सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। भारतवर्ष कविता के अनुसार हम भारतीयों ने सारे विश्व को किसका संदेश दिया? शांति का संदेश दिया। ताज कविता में कवि ने जनजीवन में व्याप्त दुख दैन्य का मूल कारण किसे माना है? वो माना है सामंत वर्ग की विलासिता को। निराला जी कौन सी पत्रिका के संपादक थे? मतवाला, इंदुमती, जमाना, सरस्वती। और सही उत्तर है मतवाला। निराला, मतवाला, ऐसे याद रखिएगा। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, इससे कैसी सूचना मिलती है? इससे सूचना मिलती है पूंजीवादी की वैभवशालीनता की। मतलब एक मजदूरनी है सड़क के किनारे, और वो पत्थर तोड़ रही है, मतलब मेहनत कर रही है, और उसके पास तमतमाते धूप में भी एक छायादार पेड़ नहीं है। ठीक है, मतलब सोचिए कि एक पेड़ नहीं है, लेकिन उसी के सामने क्या है, बड़े बड़े घर हैं, भवन है, और पेड़ भी हैं उसके सामने हैं, लेकिन उसके पास कोई भी पेड़ नहीं है ताकि वो थोड़ा बैठ सके, थोड़ा आराम कर सके। तो ये क्या है, मतलब एक दरिद्र के पास एक पेड़ नहीं है बैठने के लिए, लेकिन उसी के सामने जो पूंजीवादी लोग हैं उनके पास हर मतलब बहुत बहुत कुछ है, उनके पास साधन। तो इससे किसकी सूचना मिलती है? पूंजीवादी की वैभवशालीनता की। ठीक है। नागार्जुन के बचपन का नाम क्या था? कृतिनाथ, सूर्यकांत, वैद्यनाथ, निताई। वैद्यनाथ मिश्र था नागार्जुन के बचपन का नाम। इनमें से कौन सा दंत्योष्ठ वर्ण है? दंत्योष्ठ यानी जिसका उच्चारण करते वक्त दांत का भी प्रयोग हो। ठीक है। और ओष्ठ, होंठ का भी। तो वो कौन सा वर्ण है? वो जब बोलते हैं ना दंत्योष्ठ, दांत और ओठ मिलाकर हम बोलते हैं वो। क्रू जोड़ अक, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ना, जल्दी जल्दी में हम क्या टिक करते? कृषक टिक करते, क्रू जोड़ अक कृषक। लेकिन ये कृषक नहीं है, क्रू में अगर अक जोड़ेंगे तो वो कारक बनेगा। रसीला, यहाँ पर रसीला होगा रस जोड़ इला। रसीला सौ में बड़ी ई है, तो उसको भी देखकर हम टिक कर सकते हैं कि रस में बड़ी ई ला। ठीक है, रस जोड़ इला, रसीला। परा उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग होता है? उल्टा अर्थ में। जैसे कि जय, जय क्या है, मतलब विजय है। ठीक है, लेकिन जय 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 के पूर्व में अगर हम परा लगा देते हैं, ठीक है, उपसर्ग लगा देते हैं परा, क्या बनता है? पराजय, यानी कि हार। और जय, जय और पराजय में क्या है? जय का उल्टा है पराजय। ठीक है, तो परा उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग होता है? उल्टा। नयन, नयन होता है ने जोड़ अन। ठीक है, ए में अ जोड़ के क्या होता है? अय, अय बना है, तो ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। राह खर्च समास बताइए। संप्रदान तत्पुरुष समास है। राह खर्च यानी राह के लिए खर्च। जब हम पिकनिक जाते हैं ना, तो हमें घर पर पैसे देते हैं कि ले लो बेटा राह खर्च के लिए। ठीक है, मतलब रास्ते पर कुछ खर्च करना, तो उसके लिए देते हैं राह खर्च। तो ये क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष। शुद्ध वर्तनी तात्कालिक होगा, तात्कालिक घटना कहते हैं। वर्तमान काल में भी आपको मिलेगा तात्कालिक, वर्तमान काल, तात्कालिक। तत्काल में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तात्कालिक। सिंदूर का सही वर्तनी पूछा गया है, तो सिंदूर की होली आपके सिलेबस में है, आप 50 बार उसको देख चुके होंगे। सिंदूर, द में बड़ा ऊ। ठीक है। सोमवार किस प्रकार की संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सोमवार एक पर्टिकुलर दिन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी
अगर कोई आम बेच रहा है ना, तो आम का मूल्य उसको मिला, साथ में जो गुठलियाँ होते हैं ना जिनको हम फेंक देते हैं, उसका भी मूल्य उसको मिल रहा है। मतलब क्या है, अधिक लाभ हो रहा है। ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम, इस कहावत का अर्थ है अधिक लाभ होना। गुलर का फूल होना, इस मुहावरे का अर्थ है लापता होना। पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? जो हम पाठ योजना करते हैं ना, प्रस्तावना, उसके बाद उद्देश्य कथन, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, उसके बाद पुनरावृत्ति, उसके बाद प्रयोग, इसका प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट। ठीक है। लोगों मैंने चोरों को मारी ले, सही उत्तर क्या है? लोगों ने चोर को मारा। चोरों को यानी कि एक ही चोर है, एक वचन में है, इसीलिए लोगों ने, यहाँ पर देखिए ने लगा है। ने लगने के बाद चाहे कर्ता एक वचन में हो, बहुवचन में हो, वो फर्क नहीं पड़ता। ने लगने के बाद कर्म क्या है इसे देखना है, एक वचन में है या फिर बहुवचन में है। तो लोगों ने लगा है, उसके बाद चोर, चोर एक वचन में है, तो उसके हिसाब से क्रिया क्या है? मारा। ठीक है, लोगों ने चोर को मारे, ये गलत होगा। लोगों के हिसाब से क्रिया नहीं होगा, चोर के हिसाब से क्रिया होगा। चोर एक वचन है तो मारा होगा। ठीक है, लोगों ने चोर को मारा। डी ऑप्शन में क्या लिखा है? लोगों ने चोर को मार डाला। अगर लिखा होता लोगों मैंने चोरों को मारी पकाइले, ठीक है, तब होता कि लोगों ने चोर को मार डाला। हिंदी आमर राजभाषा अटे, हिंदी हमारी राजभाषा है। ठंडा पवन बहु अच्छी, ठंडी हवा बह रही है। हवा स्त्रीलिंग है, इसीलिए उस हिसाब से ठंडी। ठीक है, और यहाँ पर ने तो नहीं लगा है ना, तो उस हिसाब से ठंडी हवा, उस हिसाब से क्रिया लगाना है, बह रही है। ठंडी हवा बह रही है, ठंडा पवन बहु अच्छी। अत्यधिक लोभ करिबा फलप्रद हुए नहीं, अत्यधिक लोभ करना फलप्रद नहीं होता है। नदी बहुत गभीर थिला, नदी स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या होगा? नदी बहुत गहरी थी। किसी ने लिखा था नदी बहुत गहरा था, नदी स्त्रीलिंग है इसलिए गहरा था नहीं होगा, गहरी थी होगा। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि शिक्षक का विश्वास है कि वो सभी बच्चों को एक साथ सिखा सकता है, तो सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं। ये विश्वास रखना पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, ये भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षक का जो रवैया है, जो व्यवहार है, वो कैसा है? पॉजिटिव है, सकारात्मक है और निष्पक्ष है। ठीक है, किसी भी बच्चे के प्रति वो पक्षपात नहीं कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, जब कोई शिक्षक अपने घर से आकर स्कूल को एंट्री करता है ना, जैसे वो गेट के अंदर आता है स्कूल में, वो किस जाति का है, उसके पास धन कैसा है, वो गरीब है, अमीर है, वो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक शिक्षक जब गेट से अंदर आता है स्कूल में, तो बस इतना होता है कि उसको पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाना है, बच्चों को समझाना है। वो किस परिस्थिति से आया है, उसके सामाजिक वातावरण क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, ये कोई मायने नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है? शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। किस शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही निर्भर करती है? उपचारात्मक यानी डायग्नोस्टिक। ठीक है, जब तक आप बच्चे का क्या समस्या है उसका पहचान नहीं कर लेते हैं, क्या कठिनाई है उसको आप जान नहीं लेते हैं, तब तक आप उपचारात्मक शिक्षण जो है नहीं दे सकते। ठीक है, तो उस हिसाब से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही निर्भर करती है।
भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। ठीक है। भाषा में लिटरेचर में हम सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों करते हैं? ताकि बच्चा जो है भाषा को किस प्रकार से सीख रहा है, कहाँ तक सीख रहा है, इसको जानने के लिए। ठीक है। वो उत्तीर्ण होगा अनुत्तीर्ण होगा ये कोई मायने नहीं लगता। केवल हाँ देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों की कमियां जानना ये सही है, लेकिन केवल बच्चों की कमियां जानना ये गलत है। ठीक है। यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा सही है, लेकिन केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा ये गलत है। जब ये केवल लग जाता है ना ये नेगेटिव बन जाता है। ठीक है। अगर केवल को हटा दें, बच्चों की कमियां जानना सही है, लेकिन केवल बच्चों की कमियां जानना, क्या सिर्फ बच्चों की सिर्फ कमियां को जानने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं? नहीं। बच्चा कितना सीखा, शिक्षक किस प्रकार से सिखाया, शिक्षक की क्या मतलब कमी रह गई, हर कुछ मतलब सब कुछ हम मूल्यांकन में करते हैं ना। तो केवल लग जाने से ये क्या है नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है। तो सही उत्तर इसलिए क्या होगा बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधता तो एक विशेषता है, विश्वसनीयता निदानात्मकता ये भी विशेषता है। नकारात्मकता का कोई मूल्य ही नहीं है शिक्षण के क्षेत्र में। ठीक है। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है नकारात्मकता। एक स्कीमा है ज्ञान की एक श्रेणी जो हमें विश्व को समझने और उसका वर्णन करने की अनुमति देती है। ये सही है। नई सूचनाओं और अनुभवों को ग्रहण करने की प्रक्रिया ये तो आत्मसातकरण हो जाएगा। ठीक है। पुराने ज्ञान और नई सूचनाओं में संतुलन बनाने की प्रक्रिया ये तो संतुलन प्रक्रिया हो जाएगा। स्कीमा क्या है जो हमारे अंदर हमारे छोड़िए जो बच्चों के अंदर जो भी अवधारणाएं होती है ना, जो भी कंसेप्ट होती है उन्हीं को ही हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है। उनके दिमाग में जो कुछ भी होता है दुनिया के बारे में उसी को लेकर वो दुनिया को सोचते हैं कि दुनिया ये है वो है। ठीक है। वही है स्कीमा, ज्ञान की एक श्रेणी जो हमें विश्व को समझने और उसका वर्णन करने की अनुमति देती है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। ये कोई उपयुक्त तरीका नहीं है कि सेशन का एंडिंग हो तब हम आकलन करेंगे। तब बच्चा ही क्या होगा जब हम आकलन करेंगे हैं? आकलन का जब क्या है सेशन एंडिंग हो गया है मतलब एक ईयर जो है खत्म हो गया है। अब एक ईयर खत्म हो चुका हमने कुछ भी नहीं किया, एंडिंग में हम असेसमेंट करके क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार आकलन करना चाहिए, एक शुरू में अंत में। मतलब सेशन जब स्टार्ट हो रहा है अप्रैल में हम एक बार असेसमेंट करेंगे, उसके बाद एंडिंग जब अगले साल मार्च में एक बार असेसमेंट करेंगे। तो बाकी का महीना हम क्या करेंगे? टीवी देखेंगे। ऐसा नहीं होता कि एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार ही आकलन करना चाहिए, ये गलत है। ठीक है। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। भाई क्यों? जब एक छात्र को उसका शिक्षक पढ़ा रहा है, उस छात्र के कमियों के बारे में, गुणों के बारे में, रुचियों, योग्यताओं, दक्षताओं के बारे में उसके टीचर को पता है। बाह्य एजेंसी आके क्या कर लेगा? उसको तो बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कभी वो बच्चे को देखा तक नहीं होगा। तो वो आकर बच्चे का आकलन क्या ही करेगा, है ना? तो यहाँ पर सही क्या होगा? आकलन प्रक्रिया को शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित करना चाहिए। जब भी हम पढ़ा रहे हैं, जब भी बच्चा पढ़ रहा है, उसी के साथ साथ ही हमें आकलन करते रहना चाहिए। ठीक है। तभी तो कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन करते रहना चाहिए। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, जैसे आप करते हैं। अपना बुक पढ़ते हैं, अगर वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट लगा तो उसको अंडरलाइन करते हैं। उसका एक दृश्यमान प्रस्तुतिकरण बनाती है, एक ग्राफ टाइप का बना रही है। ठीक है। तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। जब वो टॉपिक खत्म हो गया वो पढ़ ली, उसके बाद वो क्या कर रही है कि जो भी उस कंटेंट का जो भी अपने दिमाग में जो भी प्रश्न हो रहे हैं, ठीक है, वो उनको लिख रही है। तो वो क्या कर रही है मतलब सपोज आपने क्या किया, गौरा पढ़ा,
गौरा पढ़ने के दौरान जो भी इम्पोर्टेंट लगा उनको अंडरलाइन किए। उसके बाद आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे गौरा को लेकर, गौरा टॉपिक को लेकर, उनको आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं? विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ये सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, गौरा आपने पढ़ा, गौरा पढ़ने के दौरान आपके दिमाग में बहुत सारे विचार उत्पन्न हुए, है कि नहीं? इंसान है, कोई कुछ अगर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आपके दिमाग में विचार उत्पन्न होंगे, है कि नहीं? तो उन विचारों के संगठन द्वारा उनको एकत्रित करने के बाद क्या कर रही है कि अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। मतलब आप जो चिंता कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, उनको एक दिशा देने की कोशिश कर रही है। ये सही है। जब भी आप कुछ अंडरलाइन करते हैं, फिर उसका एक ग्राफ बनाते हैं, फिर उसका क्वेश्चंस बना रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं? अपने चिंतन को, अपने सोच को, अपने विचार को एक दिशा दे रहे हैं, ठीक है? निर्देशित कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन अपने आप को, खुद को दे रहे हैं। तो यही सही है, ठीक है। विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है? नहीं, कभी नहीं। पूर्ण रूप से कभी भी अधिगम जो है पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो अपने ही रुचि से पढ़ने के लिए बैठते हैं, अंतःप्रेरणा के द्वारा पढ़ने के लिए बैठते हैं। उन्हें कोई नहीं बोलता पढ़ने के लिए, बैठ के पढ़ो, ये करो, ये करो, कोई नहीं बोलता। वो अपने आप बैठते हैं, खुद से पढ़ते हैं। तो ये क्या बाह्य उद्दीपन है? नहीं। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता है। मतलब जब तक आप किसी बच्चे को मतलब मार्क्स नहीं दे देते हैं, तो तब तक अधिगम नहीं होगा, तब तक बच्चा नहीं सीखेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप किसी का एग्जाम नहीं कर रहे हैं, उसको मार्क नहीं दे रहे हैं, तो क्या वो नहीं सीख रहा है? वो तब भी वो सीख रहा है, ठीक है। अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। मतलब अगर एक बच्चा सीखा है कि गुरुजनों का पैर छूना है, ठीक है, लेकिन वो कभी भी नहीं छूता, तो क्या वो नहीं सीखा है कि गुरुजनों का पैर छूना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब वो गुरुजनों का पैर नहीं छू रहा है, इसका मतलब नहीं है कि उसको पता ही नहीं है कि गुरुजनों का पैर छूना है, ठीक है। तो ये भी गलत है। सहमत आप किससे होंगे? अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। मतलब हम कहाँ सीखते हैं? एक सामाजिक परिवेश में हम सीखते हैं, एक सांस्कृतिक परिवेश में हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये सही है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में है? पियाजे क्या कहते हैं? 0 to 2 ईयर संवेदीगामक अवस्था, 2 to 7 पूर्व संक्रियात्मक, 7 to 11 मूर्त संक्रियात्मक, 11 से ऊपर औपचारिक संक्रियात्मक। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उसके सीखने का वक्र बेहतर होता है। वक्र यानी कर्व, ठीक है। जैसे आप साइंस में ग्राफ बनाते हैं ना, कर्व बनाते हैं, वही है। मतलब वो ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा अच्छे से सीखता है। अगर ग्रुप स्टडी हम करने के लिए दे दें ना बच्चों को, तो वो बेहतर सीखते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वो किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। अगर आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि तुम्हें अच्छा करना ही है, तुम्हें अच्छा करना ही है, उसको डांटेंगे, चिल्लाएंगे उस पर कि तुमको टीचर के सामने अच्छा ही करना है, तो वो क्रिएटिव नहीं होगा, ठीक है। जो उसके दिमाग में जो क्रिएटिविटी है ना, वो उसको दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर आप दबाव बनकर होंगे, ठीक है। पुरस्कार के लिए जब तक आप अपने बच्चे को यही सिखाते रहेंगे कि तुम ये करोगे तो हम ये देंगे, तुम वो करोगे तो हम ये देंगे, तब तक वो क्रिएटिव नहीं हो पाएगा। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, अगर एक बच्चा सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि टीचर उसको डांटे ना, तो वो क्रिएटिव नहीं बन पाएगा, ठीक है। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं
तब जाके क्रिएटिव होते हैं। कब? जब वो अपनी रुचि से भाग लेते हैं। कई बार आप ये देखिएगा कि बच्चे को अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है ना, लेकिन खेल कूद में इंटरेस्ट है और उसको आप छोड़ देते हैं, ठीक है बेटा तुम खेलो अपने मन से, वो खेल में इतना आगे जाता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि थी उसमें। ठीक है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वो किसी गतिविधि में अपनी रुचि से भाग लेते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। अधिगमकर्ता पहले तो क्या है? अधिगमकर्ता यानी जो अधिगम करते हैं, यानी विद्यार्थी, यानी कि स्टूडेंट, यानी कि लर्नर। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है वे उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता हो। अब लर्नर सेंटर्ड में भला शिक्षक मुख्य कर्ता क्यों हो? है उसके बाद है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। ये सही है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि में केंद्र में कौन है? अधिगमकर्ता है, विद्यार्थी है। तो जो भी पहल, जो भी उसके दिमाग में आइडिया है, वो सारे उस अधिगम प्रणाली में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर शिक्षक केंद्रित विधि होता तो शिक्षक क्या करते? अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते। लेकिन अधिगमकर्ता केंद्रित में, लर्नर सेंट्रिक विधि में क्या होता है कि जो अधिगमकर्ता चाहता है ना, जो विद्यार्थी चाहता है वही करता है। ठीक है, तो सही क्या होगा? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है? वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या है कि एक तो क्या है कि जो प्रयोगात्मक होता है, जो जिसको हम प्रैक्टिकल करते हैं, व्यवहारिक होता है जिसको हम व्यवहार के तौर पर उसको देखा जाता है। संज्ञानात्मक में क्या होता है? जो भी हम बुक्स में पढ़ते हैं ना, मतलब जो तथ्यात्मक ज्ञान, थ्योरेटिकली ज्ञान, उसको कहते हैं संज्ञानात्मक। ठीक है, जिसको हम सिर्फ पढ़ के, रट्टा मार के, किसी से सुनकर याद रखते हैं ना, उसी को कहते हैं संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? अभियोग्यता का विकास। ठीक है, बच्चों का विकास यानी कि बच्चों के हर एक पहलू का विकास। संज्ञानात्मक वहाँ पर नैतिक विकास, धार्मिक विकास, हर प्रकार, सामाजिक विकास सभी आएगा। ठीक है, और शारीरिक कौशल का विकास, इसका शरीर का संज्ञानात्मक विकास से कोई लेना देना नहीं है। जो मतलब क्या है, चल नहीं पाता होगा ना, जिसके पैर नहीं होंगे, हाथ नहीं होंगे, उसका भी संज्ञानात्मक विकास होता है। तो शारीरिक कौशल का विकास संज्ञानात्मक विकास से नहीं लेना देना। व्यक्तिगत विकास के अंदर भी सभी प्रकार के विकास आते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। हम कहीं अगर किसी दूसरे के घर पर जाते हैं ना, तो हम वहां पर एडजस्ट करते हैं। ठीक है, समायोजन करते हैं। वहां पर हम किनको संतुष्ट करते हैं? हमारी आवश्यकताओं को। जब हम किसी जगह जाते हैं, सपोज हम अपने घर पर अपने तरीके से रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी चाहते हैं वो सब हमें मिलता है। लेकिन दूसरे के घर पर जाएंगे तो जो हमें जरूरी होता है ना, जो आवश्यकताएं होती हैं, वो नहीं मिलती हैं, वो पूरा नहीं होती है। तो उन्हीं को संतुष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? वहां पर एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ये सब चाइल्ड डेवलपमेंट का है, ये सिलेबस में नहीं है। तो देखिए, प्रोजेक्ट विधि जो है ये तो है आपके सिलेबस में, है कि नहीं? प्रोजेक्ट विधि तो है आपके सिलेबस में। तो सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ये हर एक अवस्था के लिए उपयोगी है। ठीक है, जब हम छोटे छोटे थे तब भी हमें स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता था ताकि हम इंटरेस्टेड हो जाएं पढ़ने के लिए। जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तब भी हमें मिलता है प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो ये जो सीखने की प्रोजेक्ट विधि है ना, ये हर एक अवस्था में उपयोगी है। बाल्यावस्था में भी, पूर्व बाल्यावस्था में भी, किशोरावस्था में भी। ठीक है, उपयुक्त सभी।
अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? सर्वाधिक ध्यान विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, इसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सर्वाधिक सबसे अधिक ध्यान नहीं रखना चाहिए। विद्यार्थियों की आयु, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सबसे अधिक नहीं। विषय वस्तु, इसका भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम उसी को पढ़ाएंगे। सर्वाधिक ध्यान किस पर रखना चाहिए? वैयक्तिक विभिन्नता, क्लासरूम डाइवर्सिटी, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। एक ही व्याख्या पद्धति के साथ हम सभी को पढ़ा नहीं सकते हैं, है ना? तो सभी के जो वैयक्तिक भिन्नता है ना, उसको सर्वाधिक ध्यान में रखना चाहिए। पहले उसको ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद आप विषय वस्तु को ध्यान में रखें कि उनके हिसाब से विषय वस्तु को आप किस तरह से पढ़ाएंगे, क्या क्या सामग्री उपयोग करेंगे। तो सर्वाधिक ध्यान किस पर रखना चाहिए? वैयक्तिक भिन्नता पर। शिक्षण का सत्तावादी स्तर, सत्तावादी स्तर कहते हैं शिक्षक केंद्रित स्तर को, ठीक है? क्योंकि शिक्षक केंद्रित स्तर में शिक्षक जो है अपना सत्ता जाहिर करता है। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, तो ये होता है शैक्षिक टेलीविजन। स्कूल्स में होते हैं शैक्षिक टेलीविजन, उनके द्वारा अधिगमकर्ता यानी विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुतिकरण के द्वारा सीख पाता है, ठीक है, अधिगम कर पाता है। सीखने डैश आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। सही उत्तर क्या है? के लिए और संबंधों। सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। स्कैफोल्डिंग हमें कहाँ मिलता है? वाइगोस्की में, ठीक है? वाइगोस्की बोल रहे थे स्कैफोल्डिंग की बातें। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है कि अगर एक बच्चा थोड़ा थोड़ा कर पा रहा है ना, तो उसको अस्थायी सहयोग देकर थोड़ा ऊंचा उठा सकते हैं, ठीक है? वो अस्थायी सहयोग को वाइगोस्की क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। सही उत्तर क्या है? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। अब आप लोग इसका पीडीएफ मांगेंगे तो मैं बता दूं कि अभी ना यूट्यूब की दुनिया में मैं छोटी हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि किस प्रकार इस क्विज को भी मैं पीडीएफ कर सकूं। तो धीरे धीरे आइडिया होगा तब मैं दूंगी। फिलहाल तो मुझे नहीं पता कि किस प्रकार इसको पीडीएफ बनाऊंगी, इसीलिए मैं नहीं दे सकती हूँ, ठीक है? माफ कीजिएगा।